नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी। तो आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो साथियों चलिए तैयार हो जाएगा आज की क्लास को। टॉप 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज है और ये सीरीज जो रहने वाली है वो सीईटी एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम्स या फिर आप अगर कोई और एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट होगी। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग इस सीरीज को। उससे पहले एक बहुत प्यारी सी बात लिखी थी, याद रखना साथियों। लिखा हुआ है डे बाय डे वॉट यू चूज, दिन ब दिन आप क्या चुनते हैं, ठीक है। वॉट यू थिंक, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। एंड वॉट यू डू, और क्या करते हैं, इज हु यू बिकम, यह तय करता है कि आप क्या बनते हैं या क्या बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों। तो चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्नों की एक कतार पढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से लंबा, इस वाक्य में आपको बताना है विशेषण की कौन सी अवस्था है। ध्यान रखना साथियों, जब दो लोगों के बीच तुलना कराकर एक को श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए, वहां विशेषण की जो अवस्था मिलती है वो मिलती है साथियों उत्तरावस्था। यानी यहां पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या लगाना साथियों, उत्तरावस्था होती है, तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी क्रम में आपके सामने एक प्रश्न और लेकर आता हूं, देखते हैं। लिखा हुआ है कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। तो हमने गण की ट्रिक पढ़ाई है आप लोगों को, ध्यान रखना। 3 वर्णों के समूह को, कितने बच्चे, 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। ठीक है, जैसे यगण, ये को 3 वर्ण हो गए, मगण, ठीक है, तगण। टोटल कितने होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चे, टोटल गण जो होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। लेकिन याद रखना गण किसे कहा जाता है, तो 3 वर्णों के समूह को। तो यहां 3 वर्ण किस में लिखें, आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन सी में लिखें। तो यहां हम लोग क्या आंसर लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी क्रम में हमारे पास दूसरा प्रश्न आया, कहा गया है दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो ध्यान रखना मूलतः शब्द होता है दोहधन योधन। अब यहां पर क्या होता है कि विसर्ग के पहले यदि ऊ मिले तो विसर्ग बन जाता है रा। इसीलिए यहां पर जो मूलतः शब्द है वो क्या है, दुर है, क्योंकि दू लिखा ही है, विसर्ग का रा बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, दुर्योधन में दुर उपसर्ग होगा, ध्यान रखना। अब आपके पास एक प्रश्न और है कि भा क्या, मतलब भा क्या है, संयुक्त व्यंजन है क्या, नहीं, लेकिन अंतस्थ है नहीं, अल्पप्राण है नहीं। भा जो है वो चौथे स्थान पर आता है, और चौथे स्थान पर आने वाले जो भी वर्ण हैं साथियों वो महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, वे महाप्राण होते हैं। इसीलिए आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं, प्रत्येक वर्ग के, याद रखना बच्चे, प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या है, याद रखना, ये क्या है, महाप्राण है, ध्यान रखना। अब आपके सामने एक प्रश्न और है कि कौन सा संचारी भाव नहीं है। देखो हर्ष संचारी भाव होता है, गर्व होता है, स्मृति होता है, लेकिन क्रोध शब्द जो है वो स्थायी भाव में आता है। ये किस में आता है, ये स्थायी भाव में आता है। और ये किसका स्थायी भाव है, तो ध्यान रखना ये रौद्र का स्थायी भाव होता है, क्रोध। तो यहां पर जो डी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहां आपने डी आंसर सही कर लिया है। ठीक है, एक और प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि शोक रस का स्थायी भाव क्या है। अब ध्यान रखना बच्चे, शोक का जो स्थायी भाव होता है या शोक का होता है वह होता है शोक रस करुण। शोक जो है वो करुण रस का, अब करुण रस होता है, ध्यान रखना। और शोक जो है वो रस का स्थायी भाव है, ध्यान रखना। यहां पर ये लिखा होना चाहिए शोक किस रस का स्थायी भाव है, ये होना चाहिए था किस। तो याद रखना है शोक अपने आप में स्थायी भाव होता है, करुण रस होता है, और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है, तब आंसर क्या लगा देना यहां पर, तब शोक लगा देना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अपहरण में उपसर्ग बताना है आपसे, अपहरण में उपसर्ग पूछ लिया। अब मूलतः शब्द क्या हो गया, हरण, और अलग से क्या लगा है, अप। तो यहां जो अप लगा हुआ है यही तो क्या है, आपका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है अपवाद, ये लिखा है। अगर लिखा हुआ है अपमान, ऐसे लिखा हुआ है अपहरण, ऐसे लिखा हुआ है अपवाद, अपमान, अपहरण, है ना, अपयश, इस प्रकार से इनमें सब में क्या लगा हुआ है, तो याद रखना अप उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है सही वर्तनी वाला रूप कौन सा है। देखो मूलतः व्यवसाय शब्द होता है, व्यवसाय, लेकिन जब इसमें एक जुड़ती है तो शब्द बन जाता है फिर व्यावसायिक। इस प्रकार की वर्तनी आपके सामने मिलेगी। तो यहां पर आप देखो कि बड़े आ के साथ मिलेगा, तो व्यावसायिक शब्द होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, बहुत बार आता है एग्जाम में और हम लोग अमूमन इसको गलत करते हैं। तो यहां हमने इसको सही कर दिया।
ऐसी उज्ज्वल की बर्तनी बहुत पूछी जाती है। तो उज्ज्वल में क्या करना है आपको, मूलतः दोनों जा आधे होने चाहिए और बा से जुड़े होने चाहिए। अगर ऐसी बर्तनी आपको मिल जाएगी तो आंसर लगा देना उज्ज्वल। तो यहां आप जो आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन ए एकदम सही आंसर होगा साथियों, उज्ज्वल की शुद्ध बर्तनी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यशोधरा किसने लिखी हुई है? तो याद रखना यशोधरा जो कृति लिखी थी वो लिखी है साथियों मैथिली शरण के द्वारा। किसके द्वारा? मैथिली शरण के द्वारा। तो यहां जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज है साथियों। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, लोटा, खेत, प्रार्थना। देखो प्रार्थना शब्द देशज नहीं है, खेत क्षेत्र से बना हुआ है, अग्नि शब्द संस्कृत का है, लेकिन लोटा शब्द अगर आप देख पाए, यहां पर लोटा शब्द अगर आपको दिख रहा हो तो लोटा हुआ, पगड़ी हुई, खाट हुआ, ठीक है, इस प्रकार की भिंडी हुई, तेंदुआ हुआ, ये जो शब्द हैं वो किस में आते हैं? वे आते हैं, गया गया वो। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं साथियों? तो याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, एक होता है वैकल्पिक, और एक होता है समाहार। ये तीन प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा कि तीन प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं साथियों। इसके बाद देखोगे यहां पर कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो याद रखना रक्त पुरुष और नील पुरुष नहीं बोलते, सरोज और सुमन, सुमन बोलते हैं फूल को, नॉट कमल। लेकिन यहां पर जो आपके सामने सरोज दिया हुआ है ये कमल के लिए ही शब्द आता है, ध्यान रखना। इसके अलावा कमल को यहां हम नलिन बोल सकते हैं, कमल को हम यहां अरविंद बोल सकते हैं, यहां राजीव बोल सकते हैं, यहां पंकज बोल सकते हैं, यहां नीरज बोल सकते हैं, यहां वारिज बोल सकते हैं, यहां अब्ज बोल सकते हैं, ठीक है, यहां इंदिवर बोल सकते हैं, यहां पुंडरीक कह सकते हैं, यहां आप है ना कमल को कोकनद कह सकते हैं, समझ रहे हो। यहां आप कमल को जो है वो ताम्रपत्र कह सकते हैं, शतदल कह सकते हैं, सारे शब्द है ना, सरसिज कह सकते हैं, ठीक है, ये सारे शब्द जो है वो पयोज कह सकते हैं आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। कस्तूरी शब्द का लिंग बताना है आपको कि कस्तूरी, याद रखना। तो कस्तूरी कैसी होती है? कस्तूरी अच्छा नहीं, कस्तूरी तो क्या सुगंधित होती है। तो इसका जो लिंग आएगा ना साथियों वो स्त्रीलिंग होता है। कस्तूरी कहां पाई जाती है? कस्तूरी कहां पाई जाती है? तो बताओ भैया, कस्तूरी मृग की नाभि में होती है ना। तो याद रखना। जातिवाचक संज्ञा आपको पहचाननी है। हिमालय एक ही है पूरी दुनिया में, गंगा नदी भी एक ही है और राधा रानी भी एक ही थी। और जो चीज एक होती है वो आती है व्यक्तिवाचक में, ठीक है। और जो चीज दुनिया में बहुत सारी हो, लड़का तो अपने आप में एक जाति है, तो ये आ जाएगी आपकी जातिवाचक में। तो यहां जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साथियों। इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को हल करते हैं, एक और प्रश्न देख लीजिएगा, लिखा है निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देकर चुनिए। यहां पर आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। रेगिस्तान बहुत सारे होते हैं, एकता ये भाववाचक संज्ञा हो गई। हिमालय बहुत सारे, भारत बस बहुत सारे। एकता शब्द जो है ये भाव है, एक साथ शब्द जो लगाया ना मैंने बेटा ये भाव है, ध्यान रखना, ठीक है। हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगी, भारतवर्ष व्यक्तिवाचक, रेगिस्तान जातिवाचक। तो यहां जो एकता शब्द दिया हुआ है ये एक्चुअल में क्या है साथियों? ये है आपकी कह सकते हो कि भाववाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है कूपन शब्द जो है वो कैसा है, किस देश का है? तो याद रखना बच्चे, कूपन शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का है, ध्यान रखना, फ्रेंच भाषा का है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। दूसरी चीज फ्रेंच भाषा के और कौन कौन से शब्द हैं? तो याद रखना अंग्रेज शब्द भी फ्रेंच भाषा का है, अंग्रेज शब्द भी। कारतूस लिखा हो कहीं, कारतूस लिखा हो, काजू लिखा हो कहीं, काजू शब्द लिखा हो, कूपन लिखा हो, मीनू लिखा हो, ठीक है, ये सारे शब्द कहां से हैं? फ्रेंच भाषा के हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लो या याद कर लेना।
अब आपके सामने एक शब्द युग्म दिया हुआ है। शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्द दिए होंगे जो बोलने में एक जैसे होंगे लेकिन लिखने में और उनके अर्थ क्या होंगे, भिन्न होंगे। जैसे अजर लिखा हुआ है, अजर, इस अजर का मतलब क्या होता है, आंगन होता है। तो अजीर्ण हता तो देवता हता दो, आंगन आ जाएगा। और अजर माने जो बूढ़ा ना हो, और देवता को अजर कहा जाता है क्योंकि देवता कभी बूढ़े नहीं होते। तो यहां पर साथियों आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो यहां देख सकते हो कि अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो या देवता, और अजर का मतलब होता है आंगन। तो यहां से हम लोगों को ऑप्शन पर्टिकुलर एक समझ में आएगा, ऑप्शन बी। अब आपसे लिखा है फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, फूल लिखा हो, फूल का कोई नाम लिखा हो, पेड़ लिखा हो, पेड़ का कोई नाम लिखा हो, तो याद रखना ये जातिवाचक में आते हैं। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। यहां आंसर क्या करेंगे साथी, हम लोग जातिवाचक संज्ञा लगा देंगे, आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। फूल लिखा हो, पौधे लिखे हो, पत्ती लिखी हो, औषधि लिखी हो, सब जातिवाचक में आती हैं। अब आपसे पूछा गया निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अपनों से क्या छुपाना, ये नहीं होगा। मैं आप ही चला जाता, एक ही इसमें आंसर है। ये मैं आप ही चला जाता, यहां जो आप ही शब्द दिख रहा है ना, ये शब्द एक्चुअल में क्या है, निजवाचक की विशेषता बताता है ना। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन सही है और वो है ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन बी लगा पा रहे हो उस पर तो एकदम से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है, ऐसा कवि जो विषयानुसार यानी तत्काल रचनाएं कर देता हो उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस भी बड़े शानदार हैं साथियों। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है महाकवि बोलते हैं, कविस बोलते हैं, आशु कवि बोलते हैं, कविराज। कवियों में जो राजा होता है उसे कविराज कहते हैं, ये तो नहीं होगा। कवियों में स्वामी, महाकवि यानी श्रेष्ठ कवि तुलसीदास। लेकिन आशु कवि ऐसे कवियों को कहा जाता है जो तत्काल या तुरंत रचनाएं कर देते हों, जो तत्काल रचना करने में सक्षम हो, वो उन्हें हम आशु कवि कहते हैं। तो यहां आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी। अभिजात का मतलब होता है उच्च कुल, उच्च कुल, उच्च कुल वाला। और इसका आपको बताना है विलोम, उल्टा। कुलीन तो होगा नहीं, सामान्य होगा नहीं, वंचित होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अकुलीन हो जाएगा। यानी यहां जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी लगा देना। अभिजात का जो उल्टा होता है वो अकुलीन होता है। तो यहां हम आंसर क्या लगाएंगे साथियों, ऑप्शन बी लगा देंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्न में से सर्वोत्तम का विलोम पहचानना है, लिखना है। सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। ऊषा, ऊषा का मतलब होता है बच्चे क्या, सुबह का काल। तो ऊषा से संबंधित श्याम शब्द नहीं आएगा क्योंकि ऊषा संस्कृत शब्द है और इसका ही संस्कृत रूप है संध्या। तो ऊषा का जो विलोम होगा वो साथियों संध्या होगा, ध्यान रखना। ना तो इसमें शाम लगाना, सुबह का शाम हो जाएगा, सुबह का शाम हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा साथियों, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके, देख लीजिए आपने। तद्भव शब्द आपको चयन करना है। तद्भव का मतलब सब जानते हो, संस्कृत का नहीं हिंदी का। हिंदी में देखो हास लिखा है, हस्ती लिखा है, लोग लिखा है और सूर्य लिखा है। तद्भव शब्द लिखा है। हस्ती शब्द जो है वो संस्कृत का है, ठीक है। सूर्य शब्द जो है वो संस्कृत का है, ठीक है। और हास शब्द जो है लोग, हास्य या हास शब्द भी संस्कृत का है। यहां जो लोग शब्द बचा है, लोंग शब्द है मूलतः, ये लोंग लिखा हुआ है। ये लोंग शब्द जो होता है साथियों ये कैसा है, लवंग से बना हुआ है। तो याद रखना ये संस्कृत शब्द है इसका। तो आंसर क्या कर देना, सी कर देना। सी आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। परफेक्टली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अगला देखिए, एक और प्रश्न लिखा हुआ है बच्चे, ये एक तरह से गाड़ी धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में आपको बताना है धीरे धीरे क्या है, चलती है क्या हो गई। आप कहोगे गुरुजी ये तो क्रिया है, और क्रिया के ठीक पहले अगर कोई शब्द आकर क्रिया की विशेषता बताए तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और जिस वाक्य में अव्यय हो वहां पर समास भी कौन सा होगा, तो अव्यय भाव समास होगा, ध्यान रखना। कोई भी शब्द की आवृत्ति हो या सोचो जो शब्द ही अव्यय हो तो समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होना चाहिए या नहीं। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आना चाहिए था दोस्तों। क्या आंसर आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए था। तो ऐसे कुछ अगर आप नित्य रोज फास्ट कुछ अच्छे प्रश्न करते हो, ठीक है, ऐसे 20 से 25 प्रश्नों का संग्रह आप अगर करते हो, 25 प्रश्नों का ये संग्रह था साथियों। आशा है ये संग्रह आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
जीवन में क्विकली रिवीजन अगर किसी को कहते हैं तो इसे ही कहते हैं। कुछ क्षण की बात है, हमारी क्लासेस लाइव भी होंगी, अभी केवल वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, तो आप टुकड़ों में ये वीडियो देखते रहिएगा और कुछ ना कुछ नया सीखते रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।